ओके बच्चों, हाँ वही, यही भी बात है दक्ष, सही बात है। ठीक है, चलो तो अभी हमने सबसे पहले तो डिसाइड करा कि वेडनेसडे को अपना डिस्कशन क्या है ना। दूसरी चीज, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अपन मॉडर्न फिजिक्स कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक अपन ने एसी पूरा कर लिया था, उसका अपन ने मॉड्यूल भी पूरा डिस्कस कर लिया था। प्लस हमने एसएचएम के डैम्ड एसएचएम और फोर्स्ड एसएचएम वाली जो सिचुएशंस होती थी वो सब भी पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने शुरुआत में सबसे पहले फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट समझी थी कि लाइट के फोटॉन्स का मतलब क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर रेडिएशन प्रेशर पढ़ा था हमने। रेडिएशन प्रेशर हमने दो केसेस में निकाला था, सरफेस प्योर अब्सॉर्बिंग हो और सरफेस प्योर रिफ्लेक्टिंग हो। दोनों केसेस में फोर्स क्या लगता है वो निकाला था। क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे अपन, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, मैं इजी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, स्टार्टिंग से अपन अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमारे पास एक है ना हेमिस्फीयर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के सेंटर पे मैंने लाइट का पॉइंट सोर्स रख दिया है। दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर पी। इसकी पावर पी है, पी पावर का एक लाइट का सोर्स रख दिया है। रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज आर। हेमिस्फीयर की रेडियस जो है वो आर है। तो पावर पी सोर्स का जो हमारे पास सोर्स है ना, ये क्या कर रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है। ये हर डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर रहा है। ठीक है, कितनी पावर है इसकी? पी। इस हेमिस्फीयर पे आके लाइट फॉल करती है। दो केसेस आपको मानना है। फर्स्ट केस प्योर अब्जॉर्बर है, वो जो भी लाइट गिरती है पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है। सेकेंड केस प्योर रिफ्लेक्टर है, लाइट उस पर 100% रिफ्लेक्ट होती है। दोनों केसेस में इस पर फोर्स क्या लग रहा है बताओ? हेमिस्फेरिकल सरफेस पे फोर्स क्या लग रहा है बताओ, करो। फोर्स ऑन हेमिस्फीयर ड्यू टू लाइट, रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन की वजह से हेमिस्फीयर में फोर्स क्या लग रहा है बताओ? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेडिएशन फोर्स कितना होता है। आपको मैंने जो सोर्स है उसकी पावर दे रखी है, उस पावर का यूज करके आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। चलो एक हिंट देता हूँ, सबसे पहला काम करो कि इस सोर्स की वजह से हेमिस्फीयर की सरफेस पे जो लाइट फॉल करेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, पहले तो ये पता करो इंटेंसिटी क्या होगी। ये बता सकते हो क्या? तो अच्छे से सर,
यस, निमित ने बताया। नहीं बेटा, इंटेंसिटी गलत बता रहे हो आप, इंटेंसिटी गलत बता रहे हो। अभी बच्चे जो दो आंसर आ रहे हैं दोनों गलत है यार। एक चीज समझो कि जो सोर्स है ना वो सिर्फ अंदर ही लाइट इमिट करेगा क्या, बाहर नहीं इमिट करेगा। उसकी पावर जो पी है वो तो सब तरफ रेडिएट हो रही ना, तो नीचे 2πr² क्यों ले रहे हो। जो ये सोर्स है वो आइसोट्रॉपिक है, वो हर तरफ लाइट को फैला रहा है, तो उससे जो इंटेंसिटी यहाँ रिसीव होगी ना वो रिसीव होना चाहिए पावर अपॉन एरिया। एरिया 4πr² होगा। इस सोर्स की वजह से पूरे स्फीयर पे पावर जाएगी, पूरे स्फीयर पे लाइट जाएगी। तुम्हारा तुमने आधा स्फीयर रखा है तो क्या उधर लाइट नहीं बचेगा ये, बोलो। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो यहाँ जो इंटेंसिटी रिसीव होगी वो तो ये आएगी, इंटेंसिटी तो ये होगी। अब अगर इंटेंसिटी पता है तो इंटेंसिटी पता होने से अब तुम यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लिख सकते हो। आपने पढ़ा है कि किसी पॉइंट पर कुछ अगर लाइट की इंटेंसिटी फॉल होती है तो वहां पर कितना फोर्स लगता है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो हेमिस्फीयर होगा उस पे सोर्स की वजह से लाइट जब आएगी तो रेडियल डायरेक्शन में आएगी, तो रेडियल डायरेक्शन में आ रही है मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आने से सरफेस के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा। लाइक दिस, ऐसा फोर्स आएगा वो डीएफ, थोड़ा सा फोर्स, वो कितना होगा, छोटा सा फोर्स छोटे से एरिया पे मानेंगे। केस 1 की अगर मैं बात करूं, प्योर अब्सॉर्बिंग केस है, तो वो होता था हमारा, याद करो, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा बाय सी। फर्स्ट केस में ये फोर्स था हमारा, याद है क्या, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा बाय सी, है ना। ये जो फोर्स है वो ऐसे एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल फिक्स करके, वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल फिक्स करके एक ऐसी रिंग जैसा एलिमेंट लो, स्फीयर की सरफेस को वर्टिकल पे थीटा एंगल फिक्स रखते हुए कट करो तो ऐसा रिंग जैसा बनेगा स्फीयर की सरफेस पे। इस रिंग की थिकनेस हो जाएगी हमारी आर डी थीटा, सेंटर पे डी थीटा का अगर एंगल बन रहा है तो, ना, इस रिंग के एरिया पर इस सब जगह पे ऐसा डीएफ फोर्स लग रहा है एंगल पे, थीटा एंगल पे जाके देखोगे तो। ये समझ में आ रहा है क्या, है ना। वो एरिया मैंने लिया एंगल थीटा को फिक्स रखकर, एंगल थीटा को फिक्स रखेंगे, स्फीयर पे घूमेंगे हेमिस्फीयर पे, तो मुझे सरफेस पे ऐसी स्ट्रिप जैसी दिखेगी। इस स्ट्रिप के एरिया को अपन डीए बोलेंगे। तो डीए कितना होना चाहिए, डीए कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आर का, ये देखो साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा 2πr sin थीटा इज द सर्कमफरेंस इनटू विड्थ, विड्थ इज आर डी थीटा, ये हमारा होगा डीए। अब ये डीए को वहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो फोर्स ऐसे एंगल पे लग रहा है। अब सब तरफ ऐसे जो फोर्स लगेगा देखो उसका वर्टिकल कंपोनेंट रिजल्ट आएगा ना, डीएफ का cos थीटा ऐड होगा ना, यहाँ पर भी डीएफ ऐसा, यहाँ पर भी डीएफ ऐसा, तो डीएफ डीएफ के cos थीटा कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं ना। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो डीएफ फोर्स है और यहाँ जो डीएफ फोर्स है उनके cos थीटा कंपोनेंट मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड जो कंपोनेंट है वो ऐड हो रहे हैं, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे। हो रहा है क्या ऐसा, समझो अच्छे से। यस, निमित के अलावा किसी का मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, दक्ष को भी आया, वेरी गुड, ठीक है। तो अब जो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा इसको मैंने y मान लिया, तो जो फोर्स y डायरेक्शन में आएगा वो है हमारे पास df का cos थीटा कंपोनेंट, इसको इंटीग्रेट करके नेट फोर्स मिलेगा। तो df की वैल्यू रखो, इट वाज I dA, dA इज 2πr sin थीटा, ये देखो r से हम मल्टीप्लाई होकर sin थीटा इनटू d थीटा हो जाएगा, ये dA इनटू cos थीटा अपॉन में c। जस्ट इसको इंटीग्रेट कर लो, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 जाएगी पूरे स्फीयर को लेने के लिए। अब इंटीग्रेट कर लो तो आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपको आता है, मैंने आप पे छोड़ दिया, अब आगे कर लोगे क्या, बोलो यस। चलो तो ये आप करिए। अब दूसरा पार्ट बताइए कैसे करेंगे। अन्ना पूछ रहा है इंटेंसिटी एक और बार। इंटेंसिटी सिंपली पावर अपॉन एरिया होती है ना, पावर अपॉन एरिया। एरिया सरफेस जो पॉइंट सोर्स है उससे लाइट जब फैलेगी तो स्फीयर पर फॉल करेगी वो,
स्फीयर पर एक जैसी इंटेंसिटी आएगी बिकॉज सिमेट्री है, तो स्फीयर का एरिया कितना है 4πr², ऊपर पावर और इंटेंसिटी पावर बाय एरिया होती है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द लाइट, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो स्फीयर का एरिया तो रेडियल के परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो ये अपन ऑलरेडी नॉर्मल एरिया ले रहे हैं। चलो देखो यहां पर इसको सॉल्व करके केस 1 का आंसर आ जाएगा। अब केस 2 की तरफ चलते। केस 2 के लिए आपको पॉइंट सोर्स की पावर हमको सॉरी केस 2 में क्या लेना है, सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग लेना है। तो रिफ्लेक्शन के केस में जो छोटा सा फोर्स होता था उससे फॉर्मूला बदल जाएगा। रिफ्लेक्शन के केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या आता था, इससे तो 2 आता था बाहर, 2I dA, और कॉस का स्क्वायर आता था, कॉस का स्क्वायर आता था। अच्छा अच्छा, मेरे से एक गलती हो गई है, जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो फोर्स का फॉर्मूला था ना, इसमें जो थीटा होता था, ये थीटा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, याद करो, दिस थीटा वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद है क्या, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो लाइट तो एकदम नॉर्मल गिर रही है ना, रेडियल डायरेक्शन तो सरफेस के नॉर्मल हो गई ना ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मुझे 0 लेना चाहिए ना बेटा यहाँ पे, सही है क्या। तो इसको मुझे 0 दिखना चाहिए था, तो ये वाला जो कॉस है ये तो 0 आ जाएगा, ये वाला कॉस तो 0 आ जाएगा, है ना। तो आई एरिया कॉस थीटा, और ये जो फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट लेने की वजह से कॉस थीटा आएगा, एक कॉस 0 है और एक कॉस थीटा रह जाएगा, क्लियर क्या। अब केस 2 में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 ही रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड केस का भी 0 है, तो उसको भी यहाँ 0 डाल दो, तो छोटा सा फोर्स dF वो हो गया 2I dA, cos स्क्वायर 0 तो 1 हो गया। अब dA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये जो dA की वैल्यू वो डाल दो वहां पर, है ना। तो dA की वैल्यू क्या है, 2πr² sin थीटा d थीटा, ठीक है। ये सेकंड केस का फोर्स हो गया, और सेकंड केस का फोर्स भी तो ऐसे एंगल पे लगेगा सेम, वो भी नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है, तो नॉर्मल टू द सरफेस उसका भी cos थीटा लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सेकंड केस में भी नेट फोर्स इस dF के cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा 0 to π/2। तो आई थिंक आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पर देखो I था, यहाँ पर 2I हो गया, है ना, और डिवाइड बाय C भी होना चाहिए था, सॉरी। चलो तो बाकी सारी चीज तो एग्जैक्टली सेम रह गई, बस एक डबल का फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आया क्या क्वेश्चन समझ में ये, ओके, बहुत ही बढ़िया, है ना। ठीक है, अच्छे से देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। ये मैंने यहाँ पर cos 0 क्यों लिया ये समझो अच्छे से, यहाँ पर cos 0 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव करा था, वही यूज करा है मैंने, ठीक है। अगर एवरीथिंग क्लियर है तो फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ये हमारे पास स्फीयर है, और इस पर है ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके इस पे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई, आई इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। कितने रेडियस का स्फीयर है, आर रेडियस का स्फीयर है। इसमें भी दो केसेस, एक लेना है प्योर रिफ्लेक्शन, एक लेना है प्योर ऑब्जॉर्प्शन, दोनों केसेस में स्फीयर पे फोर्स क्या लग रहा है बताओ, फोर्स ऑन स्फीयर इन केस 1 अब्सॉर्ब, प्योरली अब्सॉर्ब कर रहा है स्फीयर, केस 2 प्योरली रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी लाइट गिर रही है केस 1 में उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, केस 2 में जो भी लाइट गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। करो ट्राई। पिछले केस में कोई भी डाउट, कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको तो पूछ सकते हो।
आज ऋत्विक भी नहीं दिख रहा है क्लास में, आयुष भी 2-3 दिन से नहीं दिख रहा है। चलो करिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से करिए। केस 2 में कैसे ट्राई कर रहे हो? केस 1 में तो हमने सबसे पहले सोचा कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या आ रही है, यहाँ तो इंटेंसिटी आपको डायरेक्ट दी हुई है। फिर केस 1 में हमने सोचा कि यहाँ पर छोटा सा एरिया कैसा ले ले जिसपे एक जैसा फोर्स लगेगा, तो वैसे ही सोचो आप वहां पर किस तरह का एरिया ले जिसपे फोर्स एक जैसा लगेगा, और उसपे फोर्स क्या लिखेंगे वो सोचो। केस 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया था, यहाँ पर इस क्वेश्चन में वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। करो ट्राई। मैं पुराना क्वेश्चन हटा देता हूँ। कहीं पर भी रैंडमली एक कोई पॉइंट देखो जहां पे लाइट आ रही है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो डिफर करेगा अलग अलग पॉइंट पे, है ना। अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पर, सर एलिमेंटल डिस्क ले सकते हैं बेटा। दक्ष ये स्फीयर की सरफेस पर डिस्क थोड़ी, वो तो हमको रिंग जैसी दिखेगी ना, जैसा पिछले क्वेश्चन में रिंग जैसा दिखेगा। ठीक है, चलो निमित का कुछ आंसर आया है, देखते निमित।
आप अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग दिख रहा होगा। इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 आएगा, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो गया। जो नॉर्मल टू द स्फीयर है और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। तो दिस एंगल इज नाउ वेरिएबल, इंसिडेंस का एंगल एक वेरिएबल है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही एंगल रखते हुए मैं अगर कुछ एलिमेंट जैसा चूज करना चाहूं तो मुझे ऐसी एक रिंग जैसी बनाना चाहिए स्फीयर के ऊपर, एक ऐसी रिंग जैसी दिखेगी मुझे स्फीयर पर, जिसपे हर जगह पर मुझे लाइट सेम एंगल का आती हुई दिखेगी। सही बात है क्या? ये एंगल फिक्स रखते हुए मैंने इसे कट कर दिया, सिमेट्रिकली मैंने कट कर दिया। मान लो मैंने इस लाइट की डायरेक्शन में जो डायमीटर था स्फीयर का, उससे मैं थीटा एंगल पे गया हूँ, उससे थीटा एंगल पे जाके मैंने कट करा, तो ऐसा एक एलिमेंट दिखेगा। ये हम छोटा सा एंगल ले लेते हैं यहाँ पर डी थीटा, डी थीटा एंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको ये लेंथ दिख जाएगी आर डी थीटा। गुड, ये समझ में आ रहा है? हाँ, यस। एक ऐसा हमने डिस्क जैसा कट करा, ठीक है, स्फीयर, स्फीयर पे हमने जो लाइट फॉल हो रही थी, तो लाइट का कहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट है, वैसे मैंने एक सरफेस पे पाथ जैसा लेने की कोशिश करी, ऐसा पाथ लेने की कोशिश करी जिससे मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट जैसा दिख रहा है। तो ऐसे ही होगा ना वो छोटा सा एलिमेंट। ये समझ में आया क्या अच्छे से? पहले तो एलिमेंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये आ जाएगा तो फिर आगे धीरे धीरे सब हो जाएगा। निमित पूछ रहा हॉरिजॉन्टल रिंग नहीं ले सकते क्या? बेटा हॉरिजॉन्टल रिंग में ना एंगल अलग अलग बदलेगा यार। हॉरिजॉन्टल रिंग में जैसे मैं कोशिश करूं बताने की, इस स्फीयर को ऊपर से देखोगे, ये हॉरिजॉन्टल रिंग आप ऐसा लेना चाह रहे हो ना, ये रिंग दिखेगी, तो इस रिंग पर अलग अलग जगह अलग अलग एंगल होगा ना लाइट का। हाँ, एंगल में फंसेंगे ना अपन फिर, ठीक है। चलो, तो एलिमेंट ऐसा चूज करना चाहिए जिससे थोड़ा हमारे लिए चीजें आसान हो करना। तो इस तरह की रिंग लेने से फायदा क्या है, इस पूरी रिंग पर हर जगह मुझे लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम दिखेगा। अब इस रिंग का एरिया क्या लिखे अपन, तो पिछली बार जैसे एरिया हो जाएगा इसका, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा, तो ये हमको रिंग की रेडियस दिखेगी आर साइन थीटा, सो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। इस रिंग को यहाँ से कट करके ओपन कर दो तो स्ट्रिप जैसी दिखेगी, स्ट्रिप का अपन ने लेंथ इंटू पाथ बोल रहा है, 2 वेरिएबल हो जाएंगे इंटीग्रेशन में, नहीं इसमें 2 नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल रिंग में 2 हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने छोटा सा एरिया लिखा, एरिया लिख लिया अपन ने। अब इंटेंसिटी पता है क्वेश्चन में दी है आई हमको, अब इस छोटे से एरिया पे फोर्स जो लग रहा है वो लिख सकते हैं। तो केस 1 की बात करते हैं अपन। केस 1, केस 1 में जो फोर्स होगा, छोटा सा फोर्स, याद करो वो होता था इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस का कॉस डिवाइड बाय सी। यहाँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ही है ना, यहाँ इस पूरी रिंग पर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ही, ये होता था फोर्स। तो ये फोर्स लिख देंगे अपन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या थी? तो जब प्योर अब्जॉर्प्शन होता है तो फोर्स की डायरेक्शन लाइट की डायरेक्शन में लगता था, फोर्स लाइट की डायरेक्शन में आता था, इसी डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा डीएफ, इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा डीएफ। इस पूरी रिंग पर हॉरिजॉन्टल लग रहा है डीएफ, तो डीएफ एक ही डायरेक्शन में है, कहीं पर भी जाके देखोगे लाइट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो पूरे स्फीयर पे हर जगह हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा। फोर्स की डायरेक्शन सब तरफ हॉरिजॉन्टल है, तो मैं डायरेक्ट एड कर सकता हूँ एस ऑन ऑल एलिमेंट्स फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सब पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो टोटल फोर्स के लिए सीधा सीधा इस डीएफ को इंटीग्रेट कर दो, सारे डीएफ की डायरेक्शन सेम है। तो आई एरिया लिखोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये एरिया इनटू कॉस थीटा डिवाइड बाय सी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, सबका आंसर मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन कहां से का होगा, सारी रिंग कंसीडर करने के लिए 0 से पाई बाय 2, शेयर के उधर से तो लाइट गिर ही नहीं सकती, तो 0 से पाई बाय 2 इसकी लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर लो, तो आप करके देखना, ये आ जाएगा आई पाई आर स्क्वायर बाय 2। मुझे आंसर याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्या है, समझ में आया? इंटीग्रेशन तो छोड़ सकता हूँ ना आपसे,
ठीक है, चलो केस 1 देखो अच्छे से, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लाइट के अलोंग ही जो रिंग बनेगी वो वाली ले ले, लाइट के अलोंग ही रिंग बनेगी, लाइट के अलोंग ही रिंग बनेगी। ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लाइट के अलोंग रिंग बनेगी कैसे बोलना चाह रहे हो आप, लाइट के अलोंग रिंग बनेगी ये कैसे बोलना चाह रहे हो निमित? सर मतलब जैसे स्फीयर में आपने वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी मतलब यहाँ पे आपने अभी तो हॉरिजॉन्टल, हाँ हाँ अभी आपने वर्टिकल काटा है, अब अपन हाँ इसको हॉरिजॉन्टल काटेंगे। हाँ, तो उससे जो रिंग बनेगी उसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम ही रहेगा ना। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप घर पर ना कोई भी चीज लो, लाइक आपके पास सेफल हो, कोई भी सर्कल जैसी चीज ले लो, नींबू ले लो, नींबू अच्छा बढ़िया सा बड़ा सा नींबू लो, और उस नींबू की एक स्लाइस कट करो, और उस स्लाइस पर जगह जगह उस पर पिन लगा देना रेडियल डायरेक्शन में, और जगह जगह हॉरिजॉन्टल पिन लगा के देखना कि एंगल सेम आता है कि अलग आता है, समझे? ये तो मैंने सजेशन दिया कि एक बार करके देखना, मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ बताने का। मैं बताने मुश्किल होगी मुझे, क्योंकि मैं बोर्ड पे 3D डायग्राम थोड़ा मुश्किल से बन पाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। आप कुछ इस तरह की रिंग लेने का बोल रहे हो, एम आई राइट? ऐसे कुछ बोल रहे हो आप? हाँ सर। पहली चीज तो इसमें आधी सरफेस पे लाइट गिरेगी, पीछे लाइट नहीं गिरेगी, सही है? हाँ है ना? अब इसको ऊपर से देखो, ओनली दिस, ओनली जो आपकी सेमी रिंग है उसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखो टॉप से, तो टॉप से वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी, ऊपर से देखोगे तो, हाँ सर। है ना? अब ये बताओ, यहाँ पे जो लाइट गिर रही है, यहाँ जो लाइट गिर रही है, यहाँ जो लाइट गिर रही है, क्या इन तीनों पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है? नहीं सर ठीक है, आ गया सर समझ में। है ना? अलग अलग एंगल। इनफैक्ट एक चीज और समझो इसके अंदर, अब इतना बन ही गया तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो ये पूरे स्फीयर का सेंटर, पूरे स्फीयर के सेंटर को किसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो बनेगी रेडियल डायरेक्शन, पूरे स्फीयर के सेंटर को किसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो बनेगी रेडियल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन यहाँ पे, वो ऐसे एंगल पे है ना, नॉर्मल की डायरेक्शन दिख रहा है? इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, और लाइट इस पॉइंट पे से हॉरिजॉन्टल आ रही है, ठीक है? ये एंगल लेना है आपको, ये भी नहीं लेना, ये एंगल आपका एंगल नहीं है, ये एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड द लाइट। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये, एंगल ढूंढना ना थोड़ा सा मुश्किल है, दिख रहा है? यस, ठीक है, चलो। हाँ, और एक सी भी आएगा आंसर में डिनोमिनेटर में, मैं सी लिखना भूल गया, थैंक यू। यहाँ पर एक सी भी आएगा, यस, थैंक यू अर्णव। चलो, तो ये निमित का एक डाउट था, ये भी अपना क्लियर हुआ। और निमित अच्छा हुआ आपने कोशिश करी, ऐसा ले लेंगे तो क्या होगा सोचने की, और अच्छी बात है, ऐसा सोच के देखना चाहिए, हर बार ऐसा सोच के देखना चाहिए, है ना? और कोशिश करना चाहिए करने के अलग अलग तरीके से, तो हमको चीजें क्लियर होगी ज्यादा, कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम चीजें आसानी से कर पाएंगे। जितनी ज्यादा यहाँ मेहनत करके जाओगे उतना आईआईटी के पेपर में आपको कम मेहनत लगेगी, ठीक है? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। तो ये केस 1 का तो आंसर आ गया, अब चलो केस 2 पे चलते। केस 2, केस 2, केस 2 में फर्क क्या क्या पड़ेगा बताओ? केस 2 में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या क्या चीज चेंज हो जाएगी बताओ जल्दी से, क्या क्या बदलेगा जल्दी बताओ? एंगल इंसिडेंस सेम रखने के लिए मुझे तो एलिमेंट तो ऐसा लेना चाहिए एरिया का,
क्या क्या चेंज होगा बताओ? डीएफ का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। यस, कितना हो जाएगा डीएफ का मैग्नीट्यूड? एक 2 का फैक्टर आ जाता है, याद करो, और कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का स्क्वायर होता है वहां पे। ठीक है, दूसरी चीज डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन अब नॉर्मल के अलोंग आती है, लाइक दिस। डीएफ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, वो नॉर्मल के अलोंग आती है, लाइक दिस। क्या है, समझ में आया? डीएफ में एक तो कॉस का थीटा आ गया, बाहर 2 आ गया, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो अब नेट फोर्स के लिए आपको डीएफ के कॉस थीटा कंपोनेंट को लेना पड़ेगा। डीएफ का कॉस थीटा कंपोनेंट लोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे 0 to π/2, तो आपको नेट फोर्स मिलेगा। समझे? तो आप इसे अच्छे से लिखो, 2i dA, dA की वैल्यू थी 2 πr² sin थीटा d थीटा, फोर्स में cos थीटा, और यहाँ फोर्स में cos स्क्वायर, और यहाँ पे देखो cos, तो cos क्यूब थीटा ये बनेगा। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको 0 to π/2। आप इसे सॉल्व करो तो अगेन ये आ जाएगा i इंटू πr²/c, सेम रिजल्ट आएगा 2c, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आता है। यहाँ 2 नहीं आता, आई थिंक ये 2 मैंने गलत लिख दिया था, 2 नहीं था, c था, πr²/c। हाँ, यहाँ पे भी 2 नहीं आता। चलो, ये समझ में आ रहा है? देखो, एक तो cos स्क्वायर आ गया, और फिर फोर्स का भी आपको कंपोनेंट लेना पड़ गया। दिख रहा है? चलो, बहुत बढ़िया। बस, तो ये सेकंड केस का हमने फोर्स निकाल दिया। ठीक है, दोनों केसेस को अच्छे से समझो। दोनों केस के रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, दोनों केस के रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, है ना? यहाँ पर कई बार है ना, ये रिजल्ट देखकर बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं कि इंटेंसिटी इंटू इफेक्टिव एरिया अपॉन सी, ये फोर्स होता है, ऐसा याद कर लेते हैं, इंटेंसिटी इंटू इफेक्टिव एरिया बाय सी। पर मैं सजेशन दूंगा ऐसे याद मत करना, नहीं तो तुम यहाँ का आंसर जस्ट डबल बोलते हो। ऐसा याद करने से यहाँ पे तुमको लगता है डबल होगा आंसर, पर डबल नहीं आता। ठीक है, तो मैं तो यहाँ ये सजेशन दूंगा कि यहाँ कोई ट्रिक नहीं लगती, यहाँ बेसिक से करना पड़ता है। समझे क्या? यहाँ कोई ट्रिक नहीं लगती है, यहाँ बेसिक से करना पड़ता है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को करना सीखो, और या तो याद करना हो ना, तो हर केस का पूरा पूरा रिजल्ट याद करो, ट्रिक बना के याद मत करो। क्लियर? चलो, तो ये अपन ने 2 केसेस करे, हमने फोर्स निकाला स्फीयर पे। और भी इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं अपन को, तो अपन करते जाएंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई करके लाइएगा। होमवर्क क्वेश्चन, सिलेंडर दे दिया मैंने, एक सिलेंडर है आर रेडियस का, उस पर लाइट फॉल कर रही है, सिलेंडर की हाइट h है, उस पर हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है, इस सिलेंडर पे हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है, लाइक दिस। ठीक है, हाई इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है, तो सिलेंडर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा निकालना है। ठीक है, नोट कर लो ये होमवर्क क्वेश्चन। पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है ऑफ इंटेंसिटी आई, होमवर्क भी नोट कर ही लिया होगा आपने दिस चीज। चलो, होमवर्क नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब हमने अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है एक्चुअली, हम अभी तक बस लाइट की फोटोन थ्योरी देख रहे थे। हमने इनफैक्ट रेडिएशन प्रेशर के क्वेश्चन, रेडिएशन फोर्स के क्वेश्चन सीखे हैं। अब आ जाते हैं एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज से डील करता है वो समझने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें पहले समझना पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट अपन समझते हैं वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फाई जो होता है एक तरह की एनर्जी होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है वर्क फंक्शन? इट इज लाइक आयनाइजेशन एनर्जी। आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है आपने? मुझे बता सकते हो क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बताओ, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? बताइए कुछ उसके बारे में, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? बोलो। The energy required to remove an electron from an atom. The energy required to remove an electron. The energy required to knock out an electron from its ground state. ये दक्ष थोड़ा सा गलत हो गया है। The energy required to release an electron. सारे ही आपने जो भी आंसर दिए ना उसको सब में आपको मैं 0 मार्क्स दूंगा। अगर मैं एग्जाम में आपका पेपर लेता तो मैं सबको 0 मार्क्स देता। चलो, अब अर्णव बोल रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन गैस स्टेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अभी भी 0 नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चन में 0 देता अभी मैं। नहीं अर्णव गलत। हाँ, दक्ष ने अब मेन वर्ड बोला है, बिल्कुल सही, दक्ष ने मेन वर्ड बोला है। The minimum amount of energy required to remove an electron of an isolated neutral gaseous atom or molecule. बिल्कुल सही निमित, अब सही हुआ, बिल्कुल सही। अब तुम थोड़ा सही लाइन पे आ रहे हो, ठीक है? जब भी कोई पर्सन डेफिनेशन पूछता है ना तो हमेशा लूजली वर्ड्स में नहीं बोलना चाहिए डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस हमेशा ना बहुत सोच समझ के सारे पॉइंट्स को ध्यान रखकर बोलना चाहिए, ठीक है? So what is ionization energy? It is the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom in ground state. एटम भी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एटम नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एटम किसी एक्साइटेड स्टेट में है। तो एटम भी ग्राउंड स्टेट में है, वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब आसपास कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो गैसियस स्टेट में है, तब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। पर वर्क फंक्शन उसके जैसी चीज है पर वो नहीं है। अब ये बताओ कि अकेले एटम में एनर्जी जो लगेगी और एटम्स का ग्रुप होता तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती वो अलग होती ना? सही बात है क्या? है ना? तभी तो डेफिनेशन में इतना स्ट्रेस करते हैं वो लोग आयनाइजेशन एनर्जी में कि आइसोलेटेड होना चाहिए, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ एटम होता है तो चीज बदल जाती है। तो अगर मेरे पास एक सिमिलर टाइप के एटम्स का ग्रुप है, लाइक प्योर कॉपर मेटल है, प्योर कॉपर मेटल है, प्योर कॉपर मेटल का एक ब्लॉक है मेरे पास, उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे एनर्जी काफी अलग लगेगी देन एक सिंगल कॉपर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगती है ना? तो एक सेम टाइप के एटम्स का ग्रुप है मेरे पास, दैट इज अ मेटल सरफेस है। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल सरफेस है, किसी सब्सटेंस की बात करूं तो उस सब्सटेंस की एक सॉलिड ब्लॉक ले लिया अपन ने। तो किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड ब्लॉक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं अपन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द एनर्जी नीडेड, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी नीडेड मिनिमम वैल्यू टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सॉलिड सब्सटेंस। नॉर्मली मेटल में से निकालते हैं अपन तो उसकी बात ही करेंगे, कई किताबों में मेटल की बात करी होती है क्योंकि हर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही होता है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है, मेटल में आसान होता है, ठीक है? तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है। आइसोलेटेड गैस एटम लेते हैं अपन तो उस चीज को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। पर अगर मेटल का अपन एक पूरा बड़ा क्लस्टर ले लिया, ब्लॉक ले लिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगेगी उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या समझ में आया? वर्क फंक्शन को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है? चलो, अब आज सुबह ही मैंने ये पढ़ाया है और उस क्लास में एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई थी, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने पहली बार इस चीज पे गौर करा। वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी में कौन ज्यादा होना चाहिए, कौन कम होना चाहिए?
फॉर एग्जांपल सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो आती है अराउंड 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक आप लोग जानते होंगे सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और सीजियम का जो वर्क फंक्शन आता है वो कुछ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता है, 1.2 या 1.8 ऐसे कुछ आता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। कौन ज्यादा कौन कम है? मैंने बताया वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा कम रहता है, 1.2 ऐसे कुछ नंबर था। और जो सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी है वो बच्चों ने मुझे बताया था 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों होगा ऐसा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और वर्क फंक्शन की एनर्जी कम होती है, ऐसा क्यों? तो कुछ आंसर आ रहा है क्या आपके दिमाग में? ऐसा मैंने फिर थोड़ा सा और सर्च करी तो मुझे पता चला कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होती है वर्क फंक्शन से। इसका क्या कारण होना चाहिए? सर उसके स्टेट की वजह से, मतलब रिपल्शन अमंग एटम्स, सॉलिड स्टेट का फोर्स। अब अर्नव, रिपल्शन अमंग एटम्स का मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मे बी ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम प्रेजेंट इन द विसिनिटी। हाँ कुछ ऐसा लगता तो है, निमित्त शायद ऐसे ही कुछ होता होगा। मुझे जो ज्यादा अच्छा आंसर मिला, जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं लगा, वो था कि जब किसी अकेले एटम में से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस अकेले एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। लेकिन जब किसी सब्सटेंस में से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पूरे सब्सटेंस से मिलकर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सब्सटेंस में ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि पूरे सब्सटेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो सब्सटेंस इज मोर स्टेबल देन एन इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो जो आयन बनेगा, और किसी मेटल ब्लॉक में से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाले, वहां जो आयन बनेंगे तो मेटल ब्लॉक के आयन ज्यादा स्टेबल होंगे। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, मेटल ब्लॉक में क्या होगा कि मेटल ब्लॉक में किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन वहां आ सकता है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो शेयर हो सकता है पूरे सिस्टम में, समझे। इनफैक्ट इनफैक्ट हमने तो ये भी पढ़ा है ना, हम तो ये भी जानते हैं कि एक्चुअली मेटल में होता क्या है। मेटल में तो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन थोड़े लूजली बाउंड होकर बाहर जा रहे होते, बाहर निकल गए होते और बाहर फ्रीली घूम रहे होते। जब किसी अपन ने कंडक्टर के अंदर की पिक्चर सोची थी तो हमने देखा था ना कि मेटल में से एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल के वो कर्नल बन गया है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का सी है, तो वहां इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम से भी लूजली बाउंड है। सही बात है क्या? है ना। और वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अकेले सिंगल एटम के अंदर तो वो इलेक्ट्रॉन सारे एक सिंगल एटम से बॉन्डेड है, लेकिन किसी मेटल के ब्लॉक में देखेंगे तो मेटल के अंदर हमने पिक्चर सोची थी, हमने देखा था कि उसमें क्या होता है, कर्नल्स होते हैं बहुत सारे जो आयंस है और उनके आसपास इलेक्ट्रॉन का सी है जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल्स में थोड़े ज्यादा लूज बॉन्डेड होते हैं कंपेयर टू एन सिंगल एटम, दैट्स व्हाई वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा। क्लियर? तो दो तरीके से हमने समझने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ मेटल। एंड एक तो ये देखा, दूसरी चीज ये भी देखी कि सॉलिड ब्लॉक ऑफ एटम मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े लूजली बॉन्ड थे कंपेयर टू अ सिंगल एटम। समझ में आ रही बात? यस। सो दिस मे बी द कॉज बिकॉज ऑफ विच आयनाइजेशन एनर्जी इज यूजुअली मोर देन वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो तो ये अपन ने बात करी वर्क फंक्शन की। अब वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जिसको दे दो तो मेटल से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अभी दे किस तरीके से, तो अलग अलग तरीके से देने से अलग अलग चीजें हो जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से बाहर आ सकता है? तो पहली चीज थर्मियोनिक इमिशन। अगर किसी मेटल ब्लॉक को हम हीटअप कर दो, उसको हीट दे रहे हैं अपन,
उसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है। तो हीट करने की वजह से भी अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है थर्मियन, थर्मियन, ठीक है। इसी तरीके से मेटल को हीट कर दो, हीटिंग से भी एनर्जी गेन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। हीटिंग से अगर उनको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल गई तो मेटल से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोल देते हैं थर्मियन। समझ में आ रही बात? और इस प्रोसेस को नाम देते हैं थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। ये बहुत है ना कॉमन प्रोसेस है, इसको कई जगह हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको ट्यूबलाइट की वर्किंग पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें एंड में फिलामेंट होते हैं जो गर्म होने पे इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगते हैं। तो वहां यही हो रहा था, थर्मियोनिक इमिशन। पढ़ा था क्या अपन ने? ट्यूबलाइट के बारे में कुछ बताया था मैंने, है ना? हाँ। इसके अलावा और भी चीज होती है। अगर तुम कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब टीवी की बात करो, जो पहले जो टीवी आते थे ना, आजकल तो एलईडी एलसीडी ये सब आ गए हैं। आजकल तो बड़े बड़े डब्बे वाले टीवी तो ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो जो बड़े डब्बे वाले टीवी जो होते थे, उनमें क्या होता था, पिक्चर ट्यूब होती थी। उस पिक्चर ट्यूब के पीछे है ना एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें थर्मियोनिक इमिशन होता है। एक फिलामेंट होती है जो इसमें करंट पास करती है तो हीटअप हो जाती है, हीटअप होने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाकर सामने जो स्क्रीन होती थी टीवी की, उस पर बम्बार्ड कराते थे। तो किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको अगर व्हाइट कलर का आपको स्पॉट चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को व्हाइट कलर के फॉस्फर मटेरियल पर टकरवाते थे वहां जाके। जिससे क्या होता था, वहां पे व्हाइट व्हाइट दिखता था। उसके साइड में आपको थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो थोड़े डार्क पे टकरा दो। मतलब पिक्चर ट्यूब के अंदर वो सामने जो स्क्रीन होती थी, स्क्रीन के अंदर हर पिक्सल में तीन तीन कलर के फॉस्फर मटेरियल कोट होते थे। हर फॉस्फर मटेरियल पे जब इलेक्ट्रॉन टकराता था, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां टकराया, जिस जगह टकराया, उसका जो ब्राइटनेस होती थी उस हिसाब से आ जाती थी। समझे? तो ऐसे काम करते थे वो, इलेक्ट्रॉन टकराते थे स्क्रीन पे जाके, उससे पूरा सिस्टम चलता था, है ना। कभी पुराने टीवी के पास में मैग्नेट लेके जाना, मैग्नेट लेके जाना तो देखना पिक्चर थोड़ी सी हिल जाती है, देखा है क्या? है ना, स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड पिक्चर दिखने लगती है। रीजन भी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो वो अफेक्ट हो जाएंगे, उनका मोशन चेंज हो जाएगा। हाँ, चलो। और पार्थ बोल रहा है ये जो टॉपिक्स हम अभी पढ़ रहे हैं वो टेक अब पुराना हो गया है। देखो टेक तो अपन पढ़ ही नहीं रहे, पर पार्थ हम तो टेक्नोलॉजी तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सीख रहे हैं। हमारे कोर्स में तो टेक्नोलॉजी थोड़ी है। टेक्नोलॉजी तो आप आईआईटी में जाके सीखोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर टेक्नोलॉजी तो सिखाई जाती है, किस चीज को करने का क्या तरीका होता है, कैसे करते हैं, है ना। ये तो अपन साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर डिफरेंट थिंग, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। हम अभी तो साइंस पढ़ रहे हैं, चीजों के पीछे का साइंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते। तो मैंने समझा थर्मियोनिक इमिशन। अब एससीबी में इस पे छोटा सा एक राइटअप दिया हुआ है, हमें कोई पूछता नहीं है इसका डिटेल में, तो मैंने वो ऐसा कुछ बताया नहीं है। उस राइटअप में एक इक्वेशन दी गई है, रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन, रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन, वो देखना फॉर इंटरेस्ट, ठीक। चलो, तो थर्मियोनिक इमिशन की बात करें। सेकंड, एक और तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन में क्या होता है, हम बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके कोई मेटल का ब्लॉक रख दिया, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री तो होते ही नहीं, हो तो रैंडम मोशन करते रहते और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक्सेलरेट करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक्सेलरेट करके एनर्जी दे सकती है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी दे देगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को गेन करके अगर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी गेन हो जाए तो ये बाहर आ सकते हैं। तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ सकते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें बोल देंगे फील्ड इमिशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फील्ड इमिशन।
और ऐसे इलेक्ट्रॉन को फील्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को कोल्ड इमिशन भी बोलते हैं, कोल्ड इमिशन, क्योंकि यहाँ पे ना मेटल गर्म नहीं होती, ठंडी रहती है। यहाँ थर्मल इमिशन गर्म करना पड़ता है, यहाँ ठंडी रहती है, इसलिए कोल्ड इमिशन भी बोलते हैं। क्या है, समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है। तो फील्ड इमिशन की बात करी। फील्ड इमिशन के बाद नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़ना है वो है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है, हम किसी सब्सटेंस पर, मेटल पर हमने हाई एनर्जी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से उससे बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर दी, बहुत सारे पार्टिकल्स आके बम्बार्ड कर दिए अपन ने, इसमें बहुत सारे पार्टिकल आके गिर रहे हैं, लाइक अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऐसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं जो उस पर आके टकरा रहे हैं, जो कोलिजन करने वाले हैं। अब ये पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे अंदर, अंदर एटम से कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन में अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, am I right? बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स से जब ये आके कोलाइड करेंगे तो कोलिजन में अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन का मतलब ये होता है मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी ट्रांसफर की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी मिल सकती है, और अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बस तो इसी तरह के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। हाई एनर्जी पार्टिकल आके टकराए, अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेज दिया उन्होंने, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। आया समझ में? सेकेंडरी इमिशन क्लियर? चलो, सेकेंडरी इमिशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज PEE, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट इफेक्ट, लाइट की वजह से करंट आने वाला इफेक्ट। ये डिस्कवर तो हेनरिक हर्ट्ज ने करा था। हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम अपन लेते हैं फ्रीक्वेंसी में अपन बोलते हैं ना हर्ट्ज, तो वो हर्ट्ज वही साइंटिस्ट थे, बहुत सारे काम करे थे इन्होंने। तो इनकी डिस्कवरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ईएम वेव का प्रोडक्शन और ईएम वेव का डिटेक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो ईएम वेव को एक जगह प्रोड्यूस करा रहे थे, वो ईएम वेव ट्रेवल करके कहीं जाती, वहां पर उसको डिटेक्ट करते हैं। हेनरिक हर्ट्ज को ईएम वेव का प्रोडक्शन डिटेक्शन करने के लिए भी जाना जाता है। अब इस प्रोसेस में उन्होंने जब डिटेक्शन कर रहे थे या प्रोडक्शन कर रहे थे, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई चीजें ट्राई करी। तो उन्हें पता चला कि जब है ना एक्सरे फॉल कर रही हो, उनका जो अरेंजमेंट था उस अरेंजमेंट में जब एक्सरे फॉल करती है तो ईएम वेव का प्रोडक्शन थोड़ा आसान हो रहा था। कुछ ऐसा हो रहा था कि उनको चार्ज पार्टिकल चाहिए थे। ईएम वेव में एक्सरे फॉल होने से क्या होता था, वो जो मेटल स्फीयर है उस पर एक्सरे फॉल होने से क्या होता था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन से एयर में आयनाइड, एयर में चार्ज आते थे, चार्ज के ऑसिलेशन से ईएम वेव बनती थी। तो उनकी जो एक्सपेरिमेंट दूसरा कुछ कर रहे थे, उस प्रोसेस में उनको पता चला कि यार ईएम वेव गिरने से, सॉरी लाइट गिरने से फोटॉन्स निकल, लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। उन्होंने अपनी डायरी में नोट करा था। बाद में फिर बाकी साइंटिस्ट लोगों ने और एक्सपेरिमेंट करे और उन्हें फिर यही चीज पता चली। ऑनर्स हर्ट्ज को दिया जाता है, फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कवर करा था। बाद में और भी साइंटिस्ट थे, लेनर्ड, हॉलबॉच, और भी साइंटिस्ट लोग, कई सारे, ये 2-3 नाम किताबों में मिलते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट से हमें प्रॉपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चीजें पता चली। तो मेन इसके डिस्कवर थे हेनरिक हर्ट्ज, और बाद में लेनर्ड, हॉलबॉच, काफी सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे और स्टडी करा। ठीक है, तो वैसे तो ये हिस्ट्री को पूछता है नहीं, बट फॉर इंटरेस्ट अपन को जानना चाहिए किसने डिस्कवर करा, क्या हुआ। अब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो देखो जब ये डिस्कवर हुआ ना, उस समय
मैक्सिमम लोग पता कर लेते कि गैसेस में से कंडक्शन कैसे होता है, गैसेस में से कंडक्शन कैसे होता है। तो अधिकतर लोग है ना क्रूक्स ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब शायद केमिस्ट्री में सुना हो। क्रूक्स ट्यूब क्या होती है? एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम हो, ग्लास ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम हो, उस वैक्यूम के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम हो, उस वैक्यूम में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, बस। एक ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसे बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब। तो क्रूक्स ट्यूब में साइंटिस्ट लोग उस समय ना पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर करंट फ्लो होता है कि नहीं इसकी स्टडी करते थे। तो करंट को पता करने के लिए एमीटर लगा दिया और ये अरेंजमेंट बना दिया। इसमें अलग अलग कभी कभी गैस भी भर देते थे, डिफरेंट गैसेस में कैसा करंट फ्लो होता है वो चेक करते थे। गैस अलग अलग प्रेशर पे भरते थे और इसी प्रेशर को कम कर दो बहुत ज्यादा तो तुम्हें कैथोड रे डिस्कवर हुई थी। याद करो, शायद केमिस्ट्री में बताया होगा, ऐसे कोई ट्यूब का अरेंजमेंट बताया होगा कैथोड रे डिस्कवरी का भी, याद है? कुछ याद आ रहा है ना? चलो, तो अपन अभी वापस आए थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पता चला हमें? जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर लाइट फॉल करती है, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जब लाइट फॉल करती है तो कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, हमको दिखेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते। कैथोड में से कुछ निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसको नाम दिया अपन ने। ये जो बैटरी लगाई इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। अंदर वैक्यूम था, जो भी कैथोड से निकला वो नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो इस बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करी उसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो टुवर्ड्स एनोड इकट्ठा हो, टुवर्ड्स एनोड एक्सेलरेट होते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। और इनके कैथोड के एनोड की तरफ के मोशन की वजह से हमें इनके अपोजिट करंट दिखता है। इस डायरेक्शन में हमें करंट दिख रहा है जो बाहरी सर्किट में इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब कैथोड पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है तो इस ट्यूब में करंट आ जाता है। ये लाइट फॉल कराना बंद करो तो करंट बंद हो जाता है। यहाँ पर वैक्यूम था, यहाँ कुछ भी मटेरियल नहीं तो करंट हो नहीं सकता। जब लाइट गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट सेटअप हो जाता है। तो लाइट की वजह से करंट आने वाला फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको नाम देते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो करंट आता है इसको बोलते हैं फोटो करंट। What is photoelectric effect? So it's just a process जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मेटल से। There are other process also जिसमें इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस में जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? लाइट से आती है। लाइट गिरने से ट्यूब में करंट आने, ट्यूब में करंट आने का जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? देखो अच्छे से, कहीं कोई डाउट इसमें लिख लो अच्छे से। कोई बच्चा मुझे बोल रहा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन का नाम मुझे बोल रहा था। इसको डिस्कवर करने में आइंस्टाइन का नाम नहीं है, एक्सप्लेन करने में आइंस्टाइन का नाम। यहाँ क्या हो रहा है वो अपन समझेंगे अभी, क्यों हो रहा है ये आइंस्टाइन ने बताया था। ठीक है, और एग्जैक्टली आइंस्टाइन नहीं, आइंस्टाइन ने तो प्लांक की थ्योरी को यहाँ अप्लाई कर दिया था। चलो, तो अगर ये हो गया है नोट तो आगे बढ़े क्या? कंप्लीट नोटेड, वेरी गुड। ठीक है, अब अपन समझते हैं। अब ये सब बाकी चीजें छोड़ के सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हमारा ध्यान। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी लिखो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अमन पूछ रहा है बैटरी क्यों लगा रखी है? बैटरी बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए लगाई है। ये बैटरी जब लगी होगी तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुल कर लेने का। क्लियर? चलो, तो लिखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब हम एक्सपेरिमेंट में स्टडी करके हमें क्या क्या पता चला वो लिखते जाएंगे, फिर उनके एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे कि कैसे हम समझा सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट में लिखो, ये जो अपन ने कैथोड पे मटेरियल लिया ना जिसपे लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हर मटेरियल में ऐसा नहीं होता कि लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जिनमें होता है उन्हें बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल। क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल। लिखो, द मटेरियल ऑफ कैथोड, द मटेरियल ऑफ कैथोड which is photosensitive, the material of cathode which is photosensitive emits electron ब्रैकेट में फोटो इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को अपन ने फोटो इलेक्ट्रॉन कहा है, emits electron ब्रैकेट में फोटो इलेक्ट्रॉन। the material of cathode which is photosensitive emits electron only if frequency of light is greater than or equal to threshold frequency of light is greater than or equal to threshold frequency ब्रैकेट में और wavelength is less than threshold wavelength, or wavelength is less than or equal to threshold wavelength, और wavelength is less than or equal to threshold wavelength। हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो निकलना तभी पॉसिबल है जब लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं उससे ज्यादा हो, या वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं उससे कम है। Whatever may be the intensity of light, लिखो साथ में उसी स्टेटमेंट में आगे, whatever may be the intensity of light, चाहे लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो, whatever may be the intensity of light। ये जो कैथोड का मटेरियल है इस पर कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट गिरा दो, जब तक इस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं हो तब तक इससे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, ये अपन ने समझा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे ज्यादा या बराबर होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आल्सो चेंजेस विद द मटेरियल ऑफ कैथोड। अगर तुम अलग मटेरियल ले लो तो अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये भी लिख लो साथ में, दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, इज different for different material। this is a property of cathode, material of cathode। मतलब सीजियम मेटल लेंगे तो अलग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगी, और कोई मेटल ले लेंगे तो अलग आएगी, कॉपर के लिए अलग आएगी, गोल्ड के लिए अलग आएगी, ऐसा डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग आती है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? 2 मिनट रुकिए देख। चलो, इज दिस क्लियर? threshold frequency must be frequency of light must be greater than the threshold, or wavelength of light must be less than equal to threshold in order to observe photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना तभी पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। अच्छे से क्लियर है क्या? देखो, यस, ठीक है। अब ऐसा क्यों है इस कारण को जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लाइट की
वेव थ्योरी के हिसाब से जाओ, बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के हिसाब से जाए, वेव थ्योरी में लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ उसका कोई इंटेंसिटी का रिलेशन नहीं होता है। लाइट की अगर हम ईएम वेव थ्योरी से जाए तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर इनटू ईएम वेव की वेलोसिटी, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है। इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है, दिस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लो या मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भी रिलेशन लिख सकते हो, ठीक है, बाय म्यू नॉट। तो वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी एनर्जीज का कोई रिलेशन नहीं होता। लाइट इज ईएम वेव, ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो जाएंगे और उसकी एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट से अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों दिख रही है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी से रिलेशन क्यों है, समझ नहीं पड़ रही थी हमको। वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, समझ में आई बात। वेव थ्योरी से हम उसको समझा ही नहीं सकते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोलो क्लियर हुआ क्या आपको। और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट से ज्यादा एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होना चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड से कम कर दो, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से कम कर दो, तो जितनी भी इंटेंसिटी आ जाए लाइट की, इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं। ये हमको समझ नहीं पड़ रहा था कि फ्रीक्वेंसी से ऐसा क्या रिलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो वेव थ्योरी से कंप्लीटली इस पॉइंट को अपन कुछ भी नहीं समझा पा रहे। वेव थ्योरी इज 100% फेल्ड इन दिस पॉइंट। क्लियर हुआ ये, ठीक है। चलो अब इसको फोटॉन थ्योरी से समझाते हैं। हमने अब आइंस्टाइन की फोटॉन थ्योरी पढ़ ली थी, तो फोटॉन थ्योरी में क्या होता है ये देखते हैं अपन। फोटॉन थ्योरी बोलती है कि जब यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है तो एक्चुअली लाइट के फोटॉन फॉल कर रहे हैं, विच आर पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी। ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी आए, ये या तो अब्सॉर्ब कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या सरफेस पे टकरा के स्कैटर हो सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। और अगर अब्सॉर्ब हुए तो एक बार में एक ही अब्सॉर्ब होगा। ये फोटॉन थ्योरी में बोला आइंस्टाइन। क्या बोला, पहली चीज तो लाइट गिरती है तो फोटॉन आर फॉलिंग, फोटॉन और फॉलिंग। सेकेंड थिंग, वो अब्सॉर्ब हो सकते हैं, दे मे बी अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। कितने अब्सॉर्ब होंगे एक बार में, एक, वन एट ए टाइम, और आधा अधूरा भी अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। दे मे बी अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन only completely and one at a time। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन अब्सॉर्ब कर सकता है, ज्यादा फोटोन अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ये बात बताइए, क्या ये चीज समझ में, ये पॉस्टुलेट है, इसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। मैं इसको कुछ कोशिश करके बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। आप अभी ये मान के चलो कि दिस इज अ पॉस्टुलेट, आइंस्टाइन ने बोला ऐसा ही होता है। क्या बात समझ में आई। लाइट जब गिरती है तो फोटोन गिर रहे हैं, और जब फोटोन गिर रहे हैं तो फोटोन में एनर्जी है, दे आर बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी, और उन पैकेट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक बार में अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर अब्सॉर्ब कर रहा है पूरी अब्सॉर्ब करेगा, आधी अधूरी भी नहीं कर सकता, और ज्यादा फोटोन भी अब्सॉर्ब कर सकता है, एक बार में दो फोटोन भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ये क्लियर हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है वो फोटोन की एनर्जी ही मिल रही है। एक बार में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है फोटोन की एनर्जी नहीं मिल रही। अब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली वही लेके तो बाहर, उसी की वजह से बाहर आएगा, तो वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए तभी बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर ही नहीं आ सकता। तो हम यहां बोलेंगे इफ एनर्जी अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन विच इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ फोटोन, वो अगर बड़ी है बराबर हुई वर्क फंक्शन के, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। सही बात है क्या। थर्ड पॉइंट, if energy absorbed by electron which is the energy of photon is greater than or equal to work function, then only electron can come out। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगी तभी बाहर आ सकता है। सही बात है क्या ये। तो इस पॉइंट से अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन बोलो, तो न्यू पे देखो कंडीशन आ गई पाई बाय h, बस यही हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही होती है।
तो न्यू पे जो कंडीशन थी वो एग्जैक्टली हमको समझ में आ गई। फिर एनर्जी ऑफ फोटोन को hc बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, वो बड़ी होना चाहिए पाई से, यहाँ से लैम्डा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा hc अपॉन पाई। ये हो गया हमारा लैम्डा थ्रेशोल्ड। और मटेरियल पे डिपेंडेंसी क्यों है इसकी, क्योंकि वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्यों आती है, और इनकी मटेरियल पे डिपेंडेंसी क्यों है, और ऐसा क्यों है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है कि फोटोन अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये सब अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखिए सब, कुछ डाउट या कुछ भी? सर इंटेंसिटी पर कैसे नहीं है, ये फोटोन थ्योरी से कैसे, हाँ अभी बात करेंगे ना। चलो अब इंटेंसिटी पे डिपेंडेंसी क्यों नहीं है, इंटेंसिटी पे मैंने किस चीज की डिपेंडेंसी नहीं बताई थी, इलेक्ट्रॉन के बाहर आने या नहीं आने, इस चीज की डिपेंडेंसी बताई थी, है ना, इस चीज की इंडिपेंडेंसी थी। इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से होता क्या है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, ज्यादा फोटोन गिरेंगे। अगर ज्यादा इंटेंसिटी है, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट की अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटोन का नंबर ज्यादा आता है। ज्यादा फोटोन से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन एक बार में एक ही फोटोन अब्सॉर्ब होता है किसी इलेक्ट्रॉन से, ये अपन यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर फोटोन अब्सॉर्ब कर रहा है, उस फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो बाहर ही नहीं आ सकता, चाहे कितने भी फोटोन गिर रहे हो सरफेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो एक ही फोटोन अब्सॉर्ब करने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? When you increase the intensity, you are actually increasing the number of photons, not the frequency, not the energy of each photon. So if you keep the frequency fixed below the threshold frequency and you keep on increasing the intensity, if you keep the frequency below threshold frequency and you keep on increasing intensity, so you are increasing the number of photons. And ज्यादा से ज्यादा फोटोन गिरने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कम आउट, बाय बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन कम हो रही थी वर्क फंक्शन से। क्लियर हो रहा है क्या निमित? यस, है ना। तो हमने ये भी बात समझ ली कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो चाहे कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट आए, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज एक बार में एक ही फोटोन को अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, चलो तो अपन ने पहला पॉइंट समझा। अब ऐसे ही अपन है ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जो हमको पॉइंट समझ में आए थे वो लिखते जाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। अभी अपन यहीं रुकते हैं, है ना। अभी मैंने एक ही आपको प्रॉपर्टी बताई है, और प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि मैं जो भी दूसरा पॉइंट है वो स्टार्ट करूंगा तो पूरा कर नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, है ना। अभी इतना टाइम बचा नहीं है, तो आज अपन यहीं रुकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के और ऑब्जर्वेशन प्लस उनके एक्सप्लेनेशन इनको साथ में सीखेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितनी थ्योरी है नेक्स्ट क्लास में पूरी हो जाएगी। आप भी पढ़कर आइएगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद थोड़ा बहुत आपने, यहाँ भी अपन सब चीजें अच्छे से करेंगे। हर चीज को लॉजिकली समझते चलना है, कौन सी चीज क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है, ये सबका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन। क्लियर? चलो बाकी होमवर्क हमने ईएमआई एसी तक पूरा कर लिया है, तो ईएमआई एसी की क्वेश्चन बैंक 1 2 3 को जो बताया वो सब करो। बट ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसकी थ्योरी पढ़कर आओ, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जितना थ्योरी ज्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी याद होगा, उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी बच्चों को, बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।